धर्मार्थ यात्रा 2.0 गुरुवार से शुरू 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी यात्रा। 5 अक्टूबर को सीएम करेंगे जवानों को सम्मानित। हल्द्वानी में तहसील की कार्य प्रणाली का हकीकत उजागर। कमिश्नर के निरीक्षण से हुआ हकीकत उजागर। कमिश्नर ने सीएम को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। श्रीनगर में पुलिस टीम ने महिलाओं के साथ की गोष्ठी। गौरा शक्ति एक्ट के बारे में दी जानकारी। नशे के दुष्परिणामों के लेकर किया जागरूक। त्रिवेणी गंगा घाट के किनारे से मिलने से संसदी पुलिस ने युवक का शव मोर्चे में रखवाया। मृतक की पहचान करने के प्रयास में जुटे पुलिस। और देहरादून स्थित बसंत विहार में युवती की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कुआवाला पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कुआवाला में आयोजित प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुआवाला देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यशाला में भी उपस्थित पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति में समाज के खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यही नहीं, मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और गति मिली है। कल मैं 2 दिन से लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों से, विक्रेताओं से संपर्क करेंगे। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिन में, अभी तीसरे दिन भी इसके बाद जाने का कार्यक्रम है। तो मैं 2 दिनों जिन प्रतिष्ठानों पर गया हूं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी बात में उत्साह देखकर सच में मेरा भी उत्साह बढ़ गया। पूरे दिन भर काम करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक तो हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है। तो मैंने कहा आपकी बिक्री बढ़ी है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो भी खरीदार आ रहे हैं वो भी जो है प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और कल मैं बिक्री की दुकान में गया, मैंने देखा उसमें किसी में 100 रुपये कम हो गए। जो 500 का मिलता था वो कोई 425 का हो गया, कोई 400 का मिलता था तो 350 का हो गया। ऐसे ही जो है सारे हमारे जितने साथ में, इसी प्रकार फ्रिज भी जो है 5-5 हजार तक सस्ता हो गया। जो बड़ा स्लैब था एक, उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को उनके बिल में ही सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो आतंकियों की मदद करने वाली
पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सारे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में भी सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और शहीद सम्मान यात्रा 2 पॉइंट वो कल से शुरू हो रही है। यात्रा 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यात्रा की शुरुआत 14 गढ़वाल राइफल्स के बलिदानी नरेश उनियाल के घर से होगी, जहां पर 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जोशी उनके आंगन की पवित्र माटी एकत्रित करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे इसी यूनिट में देश सेवा कर चुके हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में 71 छूटे हुए बलिदानियों की माटी एकत्रित की जाएगी। यह पवित्र मिट्टी भी सैन्य धाम में सम्मिलित की जाएगी। 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में जवानों को सीएम धामी सम्मानित करेंगे। बताया गया कि उन्हें वहां ट्रेनिंग का अवसर मिला था। इस समारोह के बाद सैन्य धाम का लोकार्पण होगा, जहां सभी बलिदानियों की नेम प्लेट्स लगी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। लोकार्पण केंद्रीय अनुमति मिलते ही होगा। यह यात्रा उत्तराखंड के सैन्य गौरव को मजबूत करेगी और बलिदानियों के त्याग को अमर बनाएगी। सम्मान यात्रा 2, जिसकी शुरुआत 14 गढ़वाल के एक शहीद नरेश उनियाल, जो कि मेरी ही यूनिट का था, मुझे भी जब मैं फौज में था तो मुझे उस यूनिट में रहकर देश सेवा करने का मौका मिला था। तो कल उसके घर से उनके पवित्र आंगन की जो माटी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं एकत्रित करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो हमारे 71 लोग शहीद छूटे हुए हैं उनकी माटी एकत्रित की जाएगी और 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, मुझे भी वहां ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, वहां पर इन 71 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्नौज रेजिमेंट गढ़वाल राइफल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देखिए, क्योंकि उसके बाद हम सैन्य धाम का लोकार्पण करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि सैन्य धाम में सभी इन अमर शहीदों की, इन वीरों की नेम प्लेट लगी है, तो उससे लोकार्पण से पहले हमारा ये संकल्प है कि जितने भी और शहीद हुए हैं उनकी भी नेम प्लेट वहां पर लगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जब वहां से आए देखे तो उन्हें प्रेरणा मिले और उसके बाद शीघ्र ही जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से समय मिलेगा उसका भी लोकार्पण किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुआवाला पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रमों में व्यापारियों से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठानों में जाकर फीडबैक लिया, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। पीएम मोदी का देश हित में क्रांतिकारी निर्णय है, सीएम धामी ने कहा। जीएसटी की दरों में आई भारी कमी, प्रत्येक नागरिक होगा लाभान्वित, व्यापारियों के बिक्रियों में भी होगी बढ़ोतरी, आम आदमी का जरूरतमंद सामान हुआ सस्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है।
और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी। आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने एक्सपो में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मंत्री जोशी ने अवलोकन के दौरान उनके द्वारा सिलाकोई में दिए गए पावरलूम द्वारा तैयार की गई साड़ियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री जोशी ने एक्सपो में देश भर से आए उद्यमियों, रेशम काश्तकारों,
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। प्रदर्शनी में देश के 12 राज्यों के 26 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने रेशमी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। इस बीच जहां उच्च गुणवत्ता के रेशमी वस्त्र बुनाई के विविध विधाएं और डिजाइन ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का शहतूती रेशम पूरे देश में सर्वोत्तम माना जाता है और इसी कारण राज्य को रेशम का कटोरा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में रेशमी वस्त्र बुनाई कार्य प्रदेश में न्यून स्तर पर था। हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में विशेष प्रयास किए गए। रेशम फेडरेशन द्वारा न सिर्फ परंपरागत बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया, साथ ही सेलाकोई स्थित ग्रोथ सेंटर में 3 पावर लूम स्थापित कर गुणवत्ता युक्त वस्त्रों का उत्पादन भी किया जा रहा है। सिल्क एक्सपो सेकंड ये दूसरा यहां पर हो रहा है, उसका शुभारंभ मैंने किया है। और आज से नहीं, प्राचीन समय से सिल्क के प्रति लोगों का रुझान बहुत है और आज सिल्क की बनी हुई साड़ियां भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और यहां देहरादून में भी जो हमारा सिल्क बोर्ड है, उसने भी पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में, अजीत चौधरी जी इसके पूर्व चेयरमैन यहां पर हैं, इनके कार्यकाल में बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, 4,500 से अधिक किसान आज इससे जुड़े हुए हैं और पिछले वर्ष 5 करोड़ की साड़ियां इनकी बिकी हैं और 1 करोड़ का शुद्ध मुनाफा सिल्क बोर्ड को हुआ है। हमारा मुख्य ध्येय किसानों की आय दुगनी करना है और यही कारण है कि आज लोग, हमारे किसान इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और हमारी सरकार, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे सिल्क से जुड़े हुए किसान हो, उनके लिए लगातार काम कर रही है। 2 वर्ष पूर्व मैंने पावर हैंडलिंग उनको दी थी और मुझे बताया गया, जब मैंने वो साड़ी देखी, ये बताया गया कि वो वहीं की बनी हुई साड़ी है और इतनी सुंदर है कि हम उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम उसका प्रदर्शित कर सकते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण ने हल्द्वानी तहसील की कार्यप्रणाली की हकीकत उजागर कर दी है। शेखावत की पुष्टि करने पहुंचे कमिश्नर ने तहसीलदार संघ उत्तर उजाला स्थित कानूनगो अशरफ अली के घर का निरीक्षण किया, जहां फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा जखीरा मिला। जांच में सामने आया कि कानूनगो दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे और मौके पर जाने के बजाय घर बैठकर रिपोर्ट लगाते थे। फाइलों को जानबूझकर लंबित कर देरी करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। कमिश्नर के छापे जैसी कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस घटना ने तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमिश्नर ने डीएम को इस मामले की प्रशासनिक जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। जानते हैं 143 के मामले आम पब्लिक का रोज वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे जमीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दिया। जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा डेफिनेटली उसकी अनुशासनिक कार्रवाई।
और अगली खबर बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ धाम में मुख्य कार्याधिकारी ने निरीक्षण किया है। जी हां, बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलिया ने निरीक्षण किया। मंदिर में सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से परखा। इस बीच दर्शन पंक्ति पूजा काउंटर भंडार कक्ष की व्यवस्थाओं को जांचा। नवरात्रि पूजा पंडाल में मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, देवी उर्वशी के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मुख्य कार्याधिकारी ने नवनिर्मित कार्यालय कक्षों का शुभारंभ किया। सुचारू गति से चल रही बद्री केदार यात्रा, बीपी थापलिया ने कहा। आपदा के दौरान यात्रा में आया आंशिक अवरोध, इसके साथ ही साथ वर्तमान में सड़क यात्रा मार्ग सुचारू। नवरात्रि पर तीर्थ यात्रियों का बद्री केदारधाम में निरंतर हो रहा आगमन। 29 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने किए बद्री और केदारनाथ धाम के दर्शन। 13 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल द्वार। और आगे बढ़ेंगे, जहां श्रीनगर परिसर में प्रभारी साइबर सेल सीआईओ निरीक्षण के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा महिलाओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में श्रीनगर क्षेत्र के पार्षदों और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने महिलाओं और युवतियों को महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों, साइबर अपराधों और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही सभी को गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करवाकर उसमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। गौरा शक्ति मॉड्यूल और उसमें उपलब्ध एसओएस बटन की विशेषताओं को समझाते हुए महिलाओं और युवतियों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराया गया। अपराधों से बचाव, नशे के दुष्परिणामों और साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में भी उपयोगी जानकारी साझा की। इसी क्रम में थाना सतपुली पुलिस टीम द्वारा सीएमओ कार्यालय से नियुक्त टीम और राजस्व विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से सतपुली थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नशा त्याग पर सुधार के लिए आए व्यक्तियों से मुलाकात कर उन्हें जीवन में नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया और नशे को जड़ से समाप्त कर हमेशा के लिए छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट गंगा किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गंगा में बहकर त्रिवेणी घाट तक पहुंचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव मिलने की सूचना उच्च अधिकारियों के साथ साथ आसपास के सभी थाना क्षेत्र को भेज दी गई है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि शव सुबह 4 बजे त्रिवेणी घाट गंगा किनारे दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। घाट पर मौजूद लोगों ने पुलिस से पूछताछ की, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की जेब से कोई भी आईडी प्रूफ भी नहीं मिला है। मृतक ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। शव अधिकतम 1 दिन पुराना होने का अंदाजा है। इस बात का अंदेशा भी है कि शायद गंगा में नहाने के दौरान या गंगा में गिरने की वजह से युवक गंगा में बहा हो, जिससे उसकी मौत हो गई है। और ऐसे में चौकी प्रभारी ने बताया है कि यदि 72 घंटे तक मृतक की पहचान नहीं हो पाती है तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण जो है वो स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगे। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में हुई युवती की हत्या का दून पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। जी हां, घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने मृतका के भाई के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया था। इस बीच पुलिस ने बताया है कि मृतका के भाई विशाल ने नशे में अपनी बहन के साथ मारपीट की और शव ठिकाने लगाने के लिए राजा की मदद ली। विशाल अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। मृतका विशाखा निवासी प्रेमनगर की रहने वाली थी। घटनास्थल पर मिले सफेद कट्टे में बंधा शव और आसपास की सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर पुलिस ने राजा को हिरासत में लिया है। पूछताछ में राजा ने स्वीकार किया कि 21 सितंबर की रात में नशे में मृतका के भाई विशाल ने उसकी बहन के साथ मारपीट की। दोनों ने शव को कट्टे में डालकर टी स्टेट के जंगल में फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। फरार आरोपी की तलाश जारी है। लोहाघाट के गंगडौला ग्राम सभा के चनौड़ा लोक में 2 मंजिला लकड़ी का जो मकान है वो भीषण आग में जलकर राख हो गया। सुबह शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। जहां भवन मालिक हरिश्चंद्र जोशी ने
भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने फायर स्टेशन को दी सूचना। फायर टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। केवल कुछ ही सामान ग्रामीणों और फायर टीम ने बचाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। तो देखिए, ये आग लगने की खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट है और इस वजह से यहां पर एक मकान में आग लग गई है। बताया जा रहा है 2 मंजिला लकड़ी का मकान था और ऐसे में यहां पर भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद से मकान जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, क्योंकि मकान जो था वो लकड़ी का था। हालांकि मौके पर ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इस बीच मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और काफी नुकसान के भी अंदेशा जताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।